दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपकी अपनी डॉक्टर कृष्णकांत क्लासेस में एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है डाइवर्सिटी, जिसको कई नामों से जाना जाता है। विविधता, विभिन्नता, विभेद, बहुरूपता, आदि आदि। तो इस टॉपिक के अंदर हम जो मेन पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनको मैंने आज पहली स्लाइड में थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है। जैसे पहला हम पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी कहते किसे हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के अंदर किस तरह की विभिन्नता, बहुरूपता या विविधता देखने को मिलती है। तीसरा हम पढ़ेंगे चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल डाइवर्सिटी, ये सामाजिक विभिन्नता जो है वो हमारे सामने कौन कौन सी चुनौतियां जो हैं वो लेकर आती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे रोल ऑफ एजुकेशन इन सोशल डाइवर्सिटी एंड इनइक्वलिटी, शिक्षा जो है ये डाइवर्सिटी के अंदर क्या भूमिका निभा सकती है। इसके लिए मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड किए हैं कि अगर आप ये टॉपिक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस पीपीटी को देखेंगे तो आप ये कर सकने में सक्षम हो जाएंगे। पहला है डिफाइन डाइवर्सिटी, आप विविधता को परिभाषित कर सकेंगे, विविधता होती क्या है। दूसरा है डेवलपमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में जो विविधता है उसके बारे में आप में समझ पैदा होगी, आप समझ पाएंगे कि भारतीय समाज में किस किस तरह की विभिन्नताएं देखने को मिलती है। तीसरा है टू अंडरस्टैंड चैलेंजेस पोज्ड बाय सोशल डाइवर्सिटी इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, हम ये भी समझ पाएंगे कि भारतीय समाज में जो सामाजिक विविधता है या विभिन्नता है उसने हमारे सामने कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं, चुनौतियां जो हैं वो खड़ी करी हैं। और लास्ट मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का, इस लेक्चर का, वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशिंग हार्मनी अमंग देम। अंतिम ऑब्जेक्टिव जो है उसमें हम शिक्षा की भूमिका पढ़ पाएंगे कि वो विभिन्नता को दूर करने में समान अवसरों की जो उपलब्धता है उसका विकास कैसे करती है और सबके अंदर एक तालमेल, सामंजस्य या समरसता कैसे ला सकती है। तो प्रारंभ करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ क्या है? डाइवर्सिटी इज ए कॉन्सेप्ट विच मीन्स embracing all types of human irrespective of their caste, creed, color, race, religion, gender, and more. It does not necessarily mean equality, as there are different characteristics of diversity and it has a concept of its own. विविधता एक अवधारणा है जिसका अर्थ है सभी प्रकार के मनुष्यों को उनकी जाति, पंथ, रंग, नस्ल, धर्म, लिंग और अधिक के बावजूद अंगीकार करना। कितनी प्रकार की विविधताएं हो सकती हैं परंतु उन्हें स्वीकार्यता मिलनी चाहिए। जरूरी नहीं कि इसका मतलब समानता हो, क्योंकि विविधता की अलग अलग विशेषताएं हैं। इन अदर वर्ड्स, डाइवर्सिटी हैज इट्स ओन सेट ऑफ वैल्यूज प्लस प्रिंसिपल्स। दूसरे शब्दों में विविधता के मूल्यों और सिद्धांतों का अपना एक समूह होता है। मतलब ये पॉजिटिविटी की तरफ जाती है, इसको नेगेटिविटी की तरफ। कोई मेरे जैसा नहीं है, कोई मेरे जैसी भाषा नहीं बोलता, कोई मेरे जैसा कपड़े नहीं पहनता, कोई मेरे जैसा खाना नहीं खाता, कोई मेरे जैसे रीति रिवाज नहीं अपनाता, कोई मेरे जैसे जो धार्मिक या अन्य जो गतिविधियां हैं वो नहीं करता। तो वो उसकी विशेषता है, ये मेरी विशेषता है। ये जो चीजें हैं ये विविधता है। यह आगे ये कहता है इट इज ए कंसेप्ट विच मेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच ग्रुप एंड कम्युनिटी यूनिकनेस इजियर। यूनिकनेस की बात करता है। यह एक अवधारणा है जो प्रत्येक समूह और समुदाय की विशिष्टता को समझना आसान बनाती है। विशिष्टता है ये। आगे एक और इसको समझाने की कोशिश की एक पंक्ति में, डाइवर्सिटी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिक विभिन्नताएं हैं किस किस में? ऑफ रेस, रिलीजन, जेंडर, सेक्स, एटीट्यूड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, फिजिकल एबिलिटी, रिलीजियस बिलीव्स एटसेट्रा। विविधता को हम जाति, धर्म, लिंग, यौन अभिवृत्ति, सामाजिक आर्थिक स्थिति, शारीरिक क्षमता, धार्मिक मान्यताओं आदि की व्यक्तिगत मतभेदों
या विभिन्नताओं के द्वारा पहचाना जा सकता है। जाति, हमारे भारतीय समाज में बहुत जातियां हैं, उनके विभेद जो है वो विभिन्नता है। धर्म, हमारे यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ऐसे बहुत सारे धर्म हैं, ये विभिन्नता है। लिंग की जब बात आती है तो हम पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की बात करते हैं, और एक जो थर्ड जेंडर है उसकी बात भी होती है। अभिवृत्ति की जब बात आती है तो हम अभिवृत्ति के जो पहलू हैं उनकी बात करते हैं। सामाजिक आर्थिक स्थिति की बात आती है तो उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की बात करते हैं। शारीरिक क्षमताओं की बात आती है तो हम सक्षम और विशेष आवश्यकताओं वाले बालकों की बात करते हैं। धार्मिक मान्यताओं की बात आती है तो धर्म के जो हमारे परंपराएं हैं उनको मानने वाले और न मानने वाले लोग हैं, इस तरह की विविधताएं आती हैं। तो ये जो भी विविधताएं हैं वो डाइवर्सिटी कहलाती है। और एक चीज मैं फिर बता दूं, ये विशिष्टताएं हैं, विशेषताएं हैं, ये नकारात्मकता नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज में जो प्रकार हैं विविधता के या विभिन्नताओं के, विभेद के, वो कौन कौन से हैं? पहला है धार्मिक विविधता, रिलीजियस डाइवर्सिटी। दूसरा है सांस्कृतिक विविधता, कल्चरल डाइवर्सिटी। तीसरा है भाषागत विविधता, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। चौथा है जातीय विविधता, कास्ट बेस्ड डाइवर्सिटी। पांचवा है जनजातीय विविधता, ट्राइबल डाइवर्सिटी। और छठा है आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। अब हम इनका विस्तार पूर्वक वर्णन करेंगे। अगली स्लाइड में हम सबसे पहले ले रहे हैं धार्मिक विविधता। भारत समाज और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास भारत में ही हुआ है। भारत जननी है सभी धर्मों की। इसी कारण भारत समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया है। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए, मुख्य धर्म: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म मानने वाले लोग। ये हमारे इंडियन सोसाइटी की डाइवर्सिटी है। उसके बाद आती है कल्चरल डाइवर्सिटी। कल्चर क्या है? आपका रहना सहने का तरीका, आपके खाने पीने का तरीका, आपके रीति रिवाज, त्योहार आदि मनाने का जो ढंग है, और ये भारत में बहुत है। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है। थोड़ी थोड़ी दूर पर रीति रिवाज, पहनावा, खान पान, चीजें बदल जाती हैं, बोलना। अगला है भाषागत विविधता, बोली से संबंधित, वार्तालाप से संबंधित। आप संवाद किस भाषा में करते हैं, आप वार्तालाप किस भाषा में करते हैं। भारतीय समाज में 3000 से भी अधिक बोलियां तथा भाषाएं हैं। 3000, मोर देन 3000। हिंदी हमारी मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिणी भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। सन 1991 की जनगणना के अनुसार देश 1652 देश में 1652 भाषा बोली जाती हैं। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है संविधान के द्वारा। ये हमारे भारत की बहुत ही जटिलतम परिस्थिति है भाषागत विविधता के उसके ऊपर। उसके बाद आती है जातीय विविधता। हमने कास्ट में भी बांटा हुआ है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जो जन्मजात न होकर कर्मणा होती थी। कौन क्या काम करता है उससे उसकी जाति निर्धारित होती थी। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था। पहला था ब्राह्मण। क्या काम होते थे? विद्वान होते थे, सलाहकार होते थे, यज्ञ करने वाले होते थे, शिक्षा देना उनका कार्य होता था। दूसरी जो एक वर्ग था वो था क्षत्रिय, रक्षा करने वाला, राजा या सैनिक। तीसरा था वैश्य, जिनको व्यापारी हम कहते हैं, सौदागर कहते हैं, खेत के मालिक, जमींदार। और चौथे थे शूद्र, सेवक, तीनों वर्गों की सेवा करता था। तो ये 4 वर्ग थे, काम से निर्धारित होता था जातीय विविधता। अब कुछ टूटा है जाति का जो जो दुष्चक्र ही मैं कहूंगा, या हम मैं इसको जकड़न कहूंगा, वो टूटी है, परंतु फिर भी जाति हमारे ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा भारतीय समाज के अंदर अभी भी बहुत मजबूती से अपनी पकड़ जो है बनाए हुए, धीरे धीरे टूट रही है। अगला है जनजातीय विविधता, ट्राइबल डाइवर्सिटी। जनजातियों से तात्पर्य ऐसे मानव समूह से है, जनजातियां कहते किसे हैं, जो आज की सभ्यता की दौड़ में पीछे है। वो हमारे जैसे सुख सुविधाएं, हमारे जैसे जो तौर तरीके, हमारे जैसा रहन सहन, खान पान और ये चीजें वो नहीं कर पाया, तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्राचीन काल से ही जो हम अर्ली मैन वाली बात करते हैं वैसा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं।
1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78% जनजातीय लोग रहते हैं। इनकी संख्या भारतीय संविधान के अनुसार 216 तरह की अलग अलग जनजातियां भारत में है। 4 मुख्य क्षेत्रों में इसको बांटा गया है एरिया के हिसाब से। जैसे मध्य क्षेत्र है, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल की जनजातियां आती हैं। इसमें मुख्य जनजातियां हैं संथाल, मुंडा, उरांव, भूमिज, गौड़, भूमिया आदि। ये जनजातियां हैं। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र आता है जिसमें हिमालय की तराई, असम, बंगाल की जनजातियां आती हैं जिसमें गद्दी, गुज्जर, थारू, गारो, खासी और नागा। ये पहाड़ियां भी हैं लास्ट वाली 3। अगर कोई ज्योग्राफी का स्टूडेंट है तो उसने जरूर पढ़ा होगा, विद्यालय स्तर पर सबने पढ़ा। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां जो है वहां पर ये जातियां रहती हैं। उसके बाद है दक्षिणी क्षेत्र में केरल, मैसूर, मद्रास, पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियां गोंडा, कोंडा, गैरा, इरुला आदि। और उसके बाद है पश्चिमी क्षेत्रों में राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में रहने वाली जातियां जैसे मीना, राजस्थान में बहुत हैं, भील, कोंकणा आदि। ये जनजातीय विविधता भारत के अंदर देखने को मिलती है। इसके बाद आती है एक आर्थिक विविधता, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी। 2000 जब मैं ये लेसन तैयार कर रहा था, मैंने डॉक्टर अमर्त्य सेन का एक पेपर पढ़ा, उसमें से ये डाटा लिए। पुराने हैं परंतु बहुत ही सटीक हैं। 2002 में सामरिक दूरदर्शिता समूह ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की जो भारतीय अर्थव्यवस्था को 3 भागों में विभाजित करती है। पहली है बिजनेस क्लास अर्थव्यवस्था, जनसंख्या का सिर्फ 2% इसके अंतर्गत आता है, जिसमें अडानी अडानी, अंबानी और वो लोग आते हैं। दूसरी है बाइक अर्थव्यवस्था, 15% लोग आते हैं। और तीसरा है और बैलगाड़ी अर्थव्यवस्था, जिसमें 83% लोग आते हैं। बिलो पॉवर्टी लाइन जो है, जिसको हम गरीबी रेखा से नीचे के लोग कहते हैं, देश के 65% या अधिक लोग इसके नीचे हैं। जिसमें सरकार की जो परिभाषा है वो कहते हैं कि दिन में 62 रुपए जो हैं वो ये लोग खर्च कर सकते हैं, और गांव में ये सिर्फ 50 रुपए रोजाना खर्च कर सकते हैं। इनको गरीबी माना है सरकार ने। मैंने एक इंडियन इनकम पिरामिड भी लगाया है, जिसमें ऊपर ऊपर जो नोक है 3% वाली, जिसके अंदर 16 मिलियन पॉपुलेशन है, जिनकी आय जो है पर ईयर 17 लाख से अधिक है। उसके बाद 31 जो मिलियन जो इसमें है, इसके अंदर जो पॉपुलेशन है मिडिल क्लास लोग हैं, जिनकी आय लगभग 3.5 लाख से लेके 17 लाख तक है। उसके बाद 71 मिलियन जो लोग हैं वो हैं एस्पायर कैटेगरी में, इसको लिया गया, जिनकी 1.5 लाख से 3.5 लाख तक इनकम है। और उसके बाद 135 मिलियन लोग जो भारतीय पॉपुलेशन है, जिनकी सालाना आय जो है वो 1.5 लाख से कम है। ये एंटायर कंट्री स्ट्रेटिफाइड एनसीएआर सीएमसीआर 2010 की एनुअल इनकम डाटा की रिपोर्ट में से मैंने लिया। तो ये बहुत ही जटिलतम परिस्थिति दिखा रहा है कि सारी जनसंख्या जो है वो लगभग 200 मिलियन लोग जो हैं वो नीचे की तरफ हैं, जो 3.5 लाख रुपए सालाना से नीचे आते हैं, और सबसे बड़ी पॉपुलेशन 1.5 लाख रुपए सालाना से नीचे आती है। अब बात आती है चैलेंजेस ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। हमारे सामने चुनौतियां कौन कौन सी आती है सोशल डाइवर्सिटी से? सबसे पहला क्षेत्रवाद। हमारा हरियाणा, हरियाणवी अच्छे, जैसे जाट आरक्षण चला था, या पंजाब में हम देख सकते हैं खालिस्तान का चला था। अभी भारत में अलग अलग जगहों पर बहुत जगह क्षेत्रवाद का मुद्दा है कि हमें हमारे क्षेत्र को विशेष तवज्जो दी जाए और हमें आजाद कर दिया जाए, स्वतंत्र कर दिया जाए। ये एक दिक्कत होती है जिससे देश की जो सुरक्षा है उसको बहुत ठेस पहुंचती है, और सुरक्षा के जो तौर तरीके हैं वो बदल जाते हैं। अगला है डिवाइस पॉलिटिक्स, विभाजनकारी राजनीति। हम देखते हैं कि भारत में क्षेत्रीय दल बहुत छोटे छोटे हैं और वो हमेशा विभाजनकारी राजनीति करते हैं। इसका एक रूप आपने देखा होगा, भी पीछे मोदी जी आए थे पंजाब के अंदर, तो बड़ा बवाल खड़ा हुआ कि वो सुरक्षित नहीं थे, गाड़ी से वापस जाना पड़ा, जनसभा नहीं कर पाए, पंजाब को टारगेट किया गया, पंजाब ने मोदी जी की गलती निकाली। तो इस तरह की जो राजनीतियां हैं वो खराब करती हैं, और वो किस वजह से होती हैं? डाइवर्सिटी की वजह से। तीसरा है डेवलपमेंट इम्बैलेंस। भारत में एक जगह नोएडा,
दिल्ली, ये जो जगह है, गुड़गांव, ये ऐसी जगह हैं जहाँ डेवलपमेंट पीक पर है। और भारत में ऐसी जगह हैं जहाँ पर जो विकास नाम की कोई चीज नहीं है। तो ये विकास का असंतुलन जो है वो विविधता पैदा करता है, और इस विविधता से क्या होता है, लोगों में सोचने समझने और चीजों को देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। उनको ये लगने लगता है कि सरकारें हमारे साथ न्याय नहीं कर रही है। अगला है एथनिक डिफरेंशिएशन एंड नेटिविज्म, जातीय भेदभाव और जातिवाद। ये बड़ा गलत हो जाता है कुछ जाति विशेष के साथ। अभी मोदी जी की गवर्नमेंट में एक शाहीन बाग का कुछ मामला चला था, जिसमें ये कोई रजिस्टर बनाने की बात कर रहे थे। 3 तलाक खत्म किया तो मोहम्मदन जो लोग थे वो खिलाफ हो गए, या बहुत सारी चीजें। हरियाणा पूरा अभी कुछ साल पहले जल ही गया था जाट आरक्षण के अंदर, जातिवाद के अंदर। इस तरह की जो समस्याएं हैं वो सोशल डाइवर्सिटी की वजह से पैदा होती है। अगला है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, भौगोलिक अलगाव। ये समस्याएं आती हैं दूरवर्ती स्थानों के अंदर। उनको ये लगने लगता है कि हमारा इलाका तो अलग ही है, क्योंकि वहां पर वो सुविधाएं या वो पहुंच नहीं बन पाती। उस वजह से वो अपने आप को अलगाव में महसूस करते हैं। और वो कश्मीर का मुद्दा कुछ ऐसा ही हो सकता है जिसको हम देखें तो। अगला है इंटर रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतरधार्मिक संघर्ष। विभिन्न धर्मों के खिलाफ अंदर आपस में जो झगड़े हैं वो होने लगते हैं। नेक्स्ट है इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स, अंतरराज्यीय संघर्ष। हरियाणा और पंजाब के अंदर चल रहा है, एक SYL का मुद्दा है, पानी को लेकर, बॉर्डर को लेकर होता है। बहुत सारी चीजें जो हैं वो संघर्ष में चलती चली जाती हैं। तो उस तरह के संघर्ष भी देश की एकता और अखंडता को कमजोरी पहुंचाते हैं। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। यहाँ पर मैं जम्मू कश्मीर को कोट करूंगा। अब जब वो भारत का हिस्सा हो गया है तो भी वहां पर आतंकवादी बाहर के जो फैक्टर्स हैं, जैसे पाकिस्तान है या कुछ और ताकतें हैं, वो देश को तोड़ने के लिए ऐसा काम करती हैं। ये भी कहीं ना कहीं सोशल डाइवर्सिटी की वजह से होता है। अगला है कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग, सांस्कृतिक गलतफहमी। मैं एक संस्कृति को नहीं जानता, वो त्योहार क्यों मना रहे हैं, और मैं जो त्योहार मना रहा हूँ वो नहीं जानते। इससे कई बार कुछ चीजें गलत हो जाती हैं। अगला है कम्युनिकेशन इश्यूज, संचार के मुद्दे। हम ठीक से संप्रेषण नहीं कर पाते, हम एक से दूसरे से वार्तालाप नहीं कर सकते, हम दूसरों की बातों को नहीं समझ सकते। ये भी समस्याएं भाषाई विभिन्नता की वजह से आती है। अगला है डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव। इस वजह से लगता है जैसे हमारे यहाँ आतंकवाद की समस्या है, या जो आसाम की साइड कुछ और स्थानीय जो जातियां हैं वो विरोध में है, हथियार उठाए हुए हैं। इस तरह की जो भावनाएं सिर्फ भेदभाव की वजह से होती है। उन्हें लगता है कि सरकार उनके साथ न्याय नहीं करती। तो ये कुछ चुनिंदा चैलेंजेस हैं जो हमारे सामने सोशल डाइवर्सिटी की वजह से देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे शिक्षा क्या भूमिका अदा कर सकती है। शिक्षा एक सामान्य एकीकरण कारक है, यूनिटी प्रदान करती है। शिक्षित लोग एक जैसा सोचने लगते हैं, ऐसा माना जाता है, जो बड़े पैमाने पर देश के विभाजन कारकों में परिवर्तन ला सकता है। अगर हम ठीक से शिक्षा प्रदान करें तो देश को विभाजित करने वाले जो लोग हैं, जो ताकतें हैं, वो बदल सकती हैं कुछ हद तक। इस देश में हर जगह उपलब्ध कराया जा रहा है शिक्षा को, और इस प्रकार इसका उपयोग हमारे राष्ट्र की एकता को एक साथ लाने और मजबूत करने के लिए किया जा सकता है। कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पहला है प्रोपगेशन ऑफ नेशनल लैंग्वेज, राष्ट्रभाषा का प्रचार प्रसार। मैं हर बार कहता हूँ, माताएं और भाषाएं ना शामियानों से बड़ी होती हैं, ना बड़े बड़े उत्सवों से बड़ी होती हैं। वो तब बड़ी होती हैं जब उनके बेटे बेटियां उसका उपयोग करते हैं, उसको उसमें लिखते हैं, उसमें बोलते हैं, उसमें संवाद करते हैं, तो वो भाषा अपने आप अच्छी होती है। हमें हमारी हिंदी भाषा को प्रयोग करने में ग्लानि महसूस होती है, तो हम नहीं मान सकते कि हम कहीं ठीक कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा है इंग्लिश, में इसकी आलोचना नहीं करता, परंतु पहले हमें हमारी भाषा के ऊपर गर्व करना सीखना पड़ेगा, उसका प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। तो एक एकता की जो बात है वो कहीं ना कहीं आएगी। अगला है एनकरेजमेंट ऑफ ऑल मेजर लैंग्वेजेस। सभी राष्ट्रभाषा को या हमारी मातृभाषा को तो बढ़ावा देना ही है, परंतु इसके साथ साथ हमें बाकी भाषाओं को भी साथ लेकर चलना पड़ेगा। ये परिवार है एक, सभी परिवार के सदस्य भाषा के जो हैं वो एक साथ आगे बढ़े। किसी भाषा को ये न लगे कि मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा, और ये काम है शिक्षा का। अगला है सेकंड लैंग्वेज पॉलिसी एंड एजुकेशन, है भी हमारे यहाँ। आप देखिए, आप अपनी 10th की DMC देखिए,
आपके पास दो भाषाएं हैं, आप तीसरी भाषा ले सकते हैं। कुछ लोग पंजाबी लेते हैं, कुछ संस्कृत लेते हैं। तो शिक्षा में ये जो साउंड लैंग्वेज पॉलिसी इन एजुकेशन, शिक्षा में युक्ति युक्त तार्किक भाषा नहीं, कि ये भाषा ही क्यों पढ़ाई जा रही है, इसके पीछे कुछ युक्ति होनी चाहिए, कुछ तार्किकता होनी चाहिए। ऐसा ना लगे कि बाकी भाषाएं नहीं पढ़ाई जा रही। अगला है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ साइलेबी, पाठ्यक्रम का पुनर्गठन करना चाहिए, जिसमें सभी संस्कृतियों को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को, जो विविधता जितनी भी है भारतीय समाज में, उसको स्थान मिलना चाहिए। और ये होता भी है। अगर गारो खासी जयंतियों की पहाड़ियों के बारे में हिंदी की एक पुस्तिका के अंदर एक पाठ पढ़ाया जाता है, तो वो हमें कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम कहते हैं सांस्कृतिक समझ पैदा करने के लिए पढ़ाया जाता है। अगला है इंप्रूवमेंट ऑफ टेक्स्ट बुक्स, पाठ्य पुस्तकों में सुधार। जब हम पाठ्य पुस्तिका बनाते हैं, उसके अंदर भी हम जितनी तरह की विविधता है उसको हम ठीक करने की कोशिश करें। अगला है एनकरेजमेंट ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। इसके अंतर्गत जो है वो चीजें आती हैं कि हमारी जो पाठ्येतर गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। शैक्षिक गतिविधियां तो चलती ही रहती हैं, परंतु उसके साथ साथ जो दूसरी गतिविधियां हैं उनको हम जरूर स्थान दें। विभिन्न तरह की गतिविधियों का आयोजन करें। इससे ये चीज होगा कि हम ठीक तरीके से जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको आगे लेकर जा सकते हैं। हमें हमारे विद्यालयों में, हमारे महाविद्यालयों में, हमारे विश्वविद्यालयों में विभिन्न तरह के जो राष्ट्रीय त्योहार हैं, हमारे जो रिलीजियस हेड हैं, जो हमारे धार्मिक मुखिया हैं, उनके जो दिवस हैं वो मनाए जाने चाहिए। उससे कुछ चीजें ठीक हो सकती हैं। इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन्स हैं, उनका आयोजन करना चाहिए। इंटर स्टेट कोलैबोरेशंस जो हैं वो होने चाहिए। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी को इसमें मैं कोट करूंगा, नवोदय के अंदर ऐसा होता है, कुछ बच्चे छठी से नौवीं के बीच में दूसरे स्टेट वाले इधर जाएंगे, इधर वाले इधर आएंगे। और वो किस लिए होता है? वो इसीलिए होता है कि वो ठीक कर पाए। जो अगला पॉइंट है, जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंटरकल्चरल अंडरस्टैंडिंग, अंतर सांस्कृतिक समझ का विकास। हमें एमओयू साइन करने चाहिए दूसरे राज्यों के साथ, दूसरी संस्कृतियों के विद्यालयों के साथ, और वहाँ का जो आचार विचार है वो हमारे बच्चों को समझाया जाए, और हमारा जो आचार विचार है वो वहाँ के बच्चों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए। शिक्षा में ऐसे प्रयोग किए जाने चाहिए। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन कैन बी ब्रोट अबाउट थ्रू वेरियस सब्जेक्ट्स, विभिन्न विषयों के माध्यम से एकीकरण लाया जाए। जैसे मैंने अभी हिंदी को कोट किया, सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं, विज्ञान पढ़ा रहे हैं, हम हिंदी भाषा पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, पंजाबी पढ़ा रहे हैं, साहित्य की तो जितनी हमारी जो भाषाएं हैं उनके अंतर्गत तो हम विभिन्न विषयों का जो उसमें सुमेल है वो कर सकते हैं, और उससे हम विभिन्न तरह की जो विविधताएं हैं उनको हम आत्मसात कर सकते हैं। अगला है नेशनल इंटीग्रेशन कैन बी ब्रॉट थ्रू इनकलकेशन ऑफ वेरियस मेथोडोलॉजीज ऑफ टीचिंग। हमें शिक्षण के तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। जैसे बताया, रोल प्लेइंग, रामायण का कोई रोल दे रहे हैं हम, जो हमारा सिख धर्म है उसका कोई रोल दे रहे हैं हम, कोई जो मुस्लिम धर्म है उसका कोई प्ले करवा रहे हैं, उसका रोल दे रहे हैं। तो उससे जब मैं उसको एक्ट को प्ले करूंगा तो मैं उसके अंदर उसको समझने की कोशिश करूंगा, मैं उसको जानने की कोशिश करूंगा, उससे मैं समझते भी हैं। अगला है कोऑपरेटिव टीचिंग, एक दूसरे को सहयोग करना। कोलैबोरेटिव लर्निंग जिसको हम कहते हैं, मिलकर समूह के अंदर सहयोगात्मक शिक्षा। और जिग्शा मेथड क्या होता है? पूरी कक्षा को टुकड़ों में बांट दीजिए और पूरी जो व्यवस्था है शिक्षा की, एक दूसरे के साथ बच्चे को जोड़कर अकेला ना सीख पाए, उसे ये लगे कि हम 3 या 4 लोगों का समूह है, एक साथ काम करेगा तो ही सीख सकता है। इस तरह की विधियों को हमें अपनाना चाहिए। अगला है प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन, मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, ऑडियो क्लिप्स, वन एक्ट प्लेज एटसेट्रा। राष्ट्रीय एकता पर विभिन्न तरह के जो कार्यक्रम है वो दिखाए जाएं विद्यालयों में, फिल्में, वृत्त चित्र, ऑडियो क्लिप, वन एक्ट प्ले आदि आदि। नेक्स्ट है अवेयरनेस एंड एबोलिशन ऑफ कम्युनल पार्टीज, सांप्रदायिक जो दल हैं उनके प्रति जागरूकता लाना शिक्षा का काम है, और उनका उन्मूलन करवाए, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि राजनीति जो है वो हमारी इन चीजों को बिगाड़ देना चाहती है। अगला है ट्रांसमिशन ऑफ द पास्ट हेरिटेज, हमारी जो प्राचीन विरासत है उसका प्रसार किया जाए। हमें हमारी विरासत पर गर्व होना चाहिए। हम ये जो पाश्चात्य संस्कृति ये अपनाएं, इसमें जो ठीक है वो अपनाएं, परंतु हम हमारी विरासत को साथ लेकर चलें, ये शिक्षा सिखाए। अगला है पब्लिक ओपिनियन,
जो जनमत होता है, पूरी जनता की जो धारणा होती, वो बदलना शिक्षा का काम है। जैसे अभी इन दिनों एक जात धर्म विशेष, खास करके मुसलमान लोगों के प्रति एक धारणा अलग होती जा रही है। इस तरह के जनमत शिक्षा के द्वारा बदले जाने चाहिए। किसी विशेष जाति, विशेष समुदाय के प्रति अगर कोई जटिल या दोषपूर्ण या आक्रोश या घृणा वाला भाव बन रहा है, तो उसको दूर करने का कार्य शिक्षा को करना चाहिए। अगला है सेक्युलर पॉलिसी, धर्मनिरपेक्ष नीति। सभी धर्मों को एक साथ, एक तरह से आगे लेकर जाना, ये नीति शिक्षा के द्वारा प्रचारित, प्रसारित और अपनाई जानी चाहिए। और अंतिम है साइंटिफिक टेम्पर, जो हमें अंधविश्वास, धार्मिक अंधता से दूर लेकर जाता है। शिक्षा बच्चों के अंदर साइंटिफिक टेम्पर जो है वो डेवलप करे। अगर ये तौर तरीके हम शिक्षा में अपनाने की कोशिश करेंगे, तो हम सोशल डाइवर्सिटी को ज्यादा बेहतर तरीके से टेकल कर पाएंगे और उसको सहेज कर आगे रख सकते हैं। धन्यवाद। जुड़े रहिए, बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। आपका अपना डॉक्टर कृष्ण खान।